नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा पाठ क्रमांक 7 इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, चित्र देख के आप शायद पहचान गए। जी हाँ बच्चों, बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा रचित जो हमारा पाठ है, पाठ क्रमांक 7 स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करिएगा। दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 7 स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा हमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। तो बच्चों, जो हमारा आज का पाठ है, उस पाठ के लेखक भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं। इनका जन्म 1856 दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ है और इनकी मृत्यु 1920 यानी 1920 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। इनका जो मुख्य परिचय है बच्चों, वो इस तरह है। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया। यानी ये उस समय की बात है जब हमारा देश गुलाम था और उस समय बाल गंगाधर तिलक जी ने यह मांग रखी अंग्रेजों के सामने कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए और इसके वजह से अंग्रेजों के मन में भी खौफ पैदा हुई कि पूर्ण स्वराज का मतलब हमें पूरी आजादी चाहिए। इसके कारण ही जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। ठीक है ना बच्चों? तो चलो अब हम आगे चलते हैं। इनकी और कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं उस पर ध्यान देंगे, गद्य संबंधी देखेंगे और अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जो प्रमुख कृतियां हैं उस पर ध्यान देंगे। उनकी प्रमुख कृतियां गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेद का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि, ये इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं बच्चों। अब हम चलते हैं गद्य संबंधी, यानी जो पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि इसमें तिलक जी ने कौन सी बातें हमें कही हैं, उस पर ध्यान देंगे। तो गद्य संबंधी यानी प्रस्तुत जो पाठ है वो क्या है बच्चों? भाषण है। और भाषण में तिलक जी ने स्वराज के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया। यानी कि जो बात यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी ने कही है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह जैसे आत्मा अमर होती है उसी तरह यह बात भी अजर और अमर है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है और प्रस्तुत पाठ से स्वराज के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। यह बात यहाँ पे उन्होंने हमें इस बात के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रेरित किया है कि मतलब किस प्रकार पूर्ण स्वराज होना चाहिए और हमारा उसके प्रति क्या फर्ज है। ये चीज यहाँ पर हमें उन्होंने इस भाषण के द्वारा दिया है। चलो अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। हमारा पहला पद्यांश इस तरह। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। किसने कहा? लोकमान्य तिलक जी ने कहा अपने भाषण में। क्या कहा? यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ, मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। यानी ये युवावस्था का विशेष अधिकार है। क्या विशेष अधिकार है? कि अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। अब बच्चों, कौन सा ऐसा अधिकार जिस पर लोकमान्य तिलक जी बोलना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है
जो विशेष अधिकार है, जो युवावस्था में व्यक्ति को प्राप्त होती है, मिलती है, ये वो कौन सा अधिकार है, वो कौन सी शक्ति है। यानी अगर मैं शरीर से बूढ़ा हो चुका हूं तब भी, लेकिन मेरे जो विचार हैं वो अब भी जवान हैं और मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। कौन नहीं छोड़ना चाहता? तिलक जी छोड़ना नहीं चाहते। इस प्रकार वे अपने भाषण में कह रहे थे। जब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं वह चिर युवा है। चिर युवा यानी एकदम जवान। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है, यानी जो हमारा शरीर है वो बूढ़ा हो सकता है। युवा व्यक्ति ढल सकता है, बुढ़ापा आ सकता है और नष्ट भी हो सकता है। यानी हमारा जो शरीर है वो जर्जर यानी नष्ट हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, नष्ट भी हो सकता है, परंतु जो हमारी आत्मा है वो अमर है। जो हमारी आत्मा है वो अमर है। इस प्रकार तिलक जी ने भाषण में कहा, संबोधित किया, लोगों को बताया उन्होंने। और क्या कहा उन्होंने अपने भाषण में? उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, यानी तिलक जी ने कहा कि जो हमारी होम रूल की गतिविधियां हैं उसमें भले थोड़ी बहुत सुस्ती, यानी हमारा काम धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन उसके पीछे की जो भावना है वो अमर है, अविनाशी है। इस प्रकार तिलक जी ने कहा, क्या कहा? कि जो हमारी भावनाएं हैं वो अविनाशी हैं, वो अमर हैं। वो जिस प्रकार हमारी आत्मा अमर है उसी प्रकार हमारी भावना भी अमर है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी और वही हमारी जो भावना है वो हमें क्या दिलाएगी? स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही क्या है बच्चों? परमात्मा है। और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर में एकाकार नहीं हो जाएगी। यानी तिलक जी ने हमें बताया कि जो हमारी आत्मा है वो जब तक परमात्मा में न मिल जाए, परमात्मा यानी ईश्वर में, जब तक हमारी आत्मा ईश्वर में विलीन नहीं हो जाती तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमारी आत्मा उसी प्रकार भटकती रहेगी। जब तक वह ईश्वर के अंदर एकाकार नहीं हो जाती तब तक हमारी आत्मा, हम वैसे ही तड़पते रहेंगे। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और जब तक वह मेरे भीतर जागृत है यानी जब तक वो जल रहा है, जब तक मैं उस बारे में सोच रहा हूं तब तक मैं बूढ़ा नहीं हूं। और कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता और कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। इस प्रकार जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने भाषण में लोगों को संबोधित किया, सबको बताया कि जो भावना मेरे अंदर जागृत है उस भावना को कोई आग जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता, यानी कोई पानी उसको भिगो नहीं सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई इसको काट नहीं सकता और हवा उसको सुखा भी नहीं सकती। यानी वो भावना मेरे अंदर जागृत होनी चाहिए। कौन सी भावना? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने भाषण में लोगों को संबोधित किया। चलो अब हम आगे देखते हैं। चलो बच्चों, हम पाठ पर चलते हैं, अगले परिच्छेद पर। यहाँ पर जिस प्रकार तिलक जी ने अपने भाषण में बताया, क्या बताया उन्होंने? कि जिस प्रकार जो मेरी भावना है, न उसको हवा सुखा सकती है, न जल उसको भिगा सकता है, न आग उसे जला सकती है और न ही हथियार उसे काट सकता है। इस प्रकार उन्होंने पहले कहा हमसे। अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि मैं इससे भी आगे बढ़कर कहूंगा कि कोई भी सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। क्या कहा उन्होंने? कोई भी सीआईडी पुलिस इसको पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं उनके सामने भी करता हूँ। यानी जो पुलिस अधीक्षक मेरे सामने बैठे हुए हैं मैं उनके सामने भी यही बात करता हूँ कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस प्रकार तिलक जी ने अपने भाषण में कहा। आगे उन्होंने क्या कहा? कलेक्टर के सामने भी, यानी अब वो कलेक्टर के सामने भी कह रहे हैं, ठीक है ना? जो कलेक्टर होता है उनके सामने भी मैं यही बात दोहराऊंगा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया है, यानी जब
तिलक जी भाषण दे रहे थे उस वक्त कलेक्टर को भी आमंत्रित किया गया था और वो उनके सामने भी यही बात दोहरा रहे थे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और आशुलिपि लेखक यानी आशुलिपि यानी जो टाइपिस्ट होता है शॉर्ट हैंड, उनके सामने भी मैं यही बात दोहराऊंगा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो हमारे भाषण के नोट्स लेने में व्यस्त है, यानी जो वहां पर उस वक्त उपस्थित आशुलिपि लेखक थे और जो व्यस्त थे तिलक जी का भाषण का शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे थे, उस समय वहां पर व्यस्त थे, उनके सामने भी तिलक जी ने यही बात कही कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है बच्चों, यानी जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीतिक विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो। यहाँ पे तिलक जी ने क्या बात कही, यानी जिस प्रकार विज्ञान जो है अपना परिणाम स्वतंत्र रूप से देता है, वह किसी के दबाव में अपना परिणाम बदलता नहीं है। उसका जो परिणाम पहले था वही परिणाम बाद में भी आता है। वह अपने स्वार्थ के लिए परिणाम को बदल नहीं पाता। उसी तरह राजनीतिक विज्ञान भी है, वह स्वार्थी लोगों ने उसे भले अपने इशारे पर कर लिया हो, लेकिन उसका जो प्रतिफल, उसका जो परिणाम है, वह किसी का गुलाम नहीं होता। उसका परिणाम पहले भी वही था और अब भी वही है। इस प्रकार तिलक जी ने कहा, क्या कहा, और कि इसका परिणाम उसी प्रकार है और राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद में है। यानी जिस प्रकार हमारा प्राचीन इतिहास वेदों से जुड़ा हुआ है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इस प्रकार हमारा जो वेद है, हमारे जो 4 वेद हैं, उन वेदों में जुड़ा हुआ है, वेदों से जुड़ा हुआ है। तो जिस प्रकार विज्ञान जो है अपना प्रतिफल किसी के इशारे पर नहीं देता, किसी के कहने पे नहीं देता, उसका प्रतिफल, उसका फल जैसा पहले था, उसका परिणाम जैसा पहले था, वैसे अब भी है। उसी तरह हमारा इतिहास तो वेदों से जुड़ा हुआ है, तो हमारा राजनीतिक शास्त्र किसी का गुलाम क्यों हो सकता है? हम किसी के गुलाम कैसे हो सकते हैं? हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है, वैदिक काल से चला आ रहा है, वेदों के काल से चला आ रहा है, फिर वो गुलाम कैसे हो सकता है? यानी हम स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम जन्म से स्वतंत्र हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है और वो हमको चाहिए। इस प्रकार तिलक जी ने अपने भाषण में कहा। आपके पास एक आत्मा है। तिलक जी ने अपने भाषण में क्या कहा? तिलक जी ने अपने भाषण में कहा कि आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। तिलक जी ने क्या कहा कि आपके पास एक आत्मा है और मैं उसको जगाना चाहता हूँ, मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ, यानी मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचकी और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों में डाल दिया है। यानी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ लोगों ने आपको भ्रमित किया होगा, कुछ स्वार्थी लोगों ने आपको भ्रमित किया होगा, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने आपको कुछ और ही बातें बताई होंगी। तो लेकिन ऐसा नहीं है और मैं उन अज्ञानी और उन दुष्ट लोगों के बातों में हमें नहीं फंसना है। मैं उन लोगों की बातों का जो असर आप पर है मैं उसे हटाना चाहता हूँ, जो सच्चाई है मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। इस प्रकार तिलक जी ने अपने भाषण में बताया। उन्होंने और क्या कहा? राजनीति के यानी राजनीति शास्त्र के, राजनीतिक विज्ञान के 2 भाग हैं। इस प्रकार तिलक जी ने अपने भाषण में बताया। क्या बताया? कि राजनीति शास्त्र के 2 भाग हैं। पहला दैवी है। पहला क्या है? दैवी, यानी देवताओं से जुड़ा हुआ, दैवी शक्ति जिस प्रकार होती है ना उस तरह। और दूसरा राक्षसी है, यानी राक्षसी शक्तियों से जुड़ा हुआ। जिस प्रकार पहला दैवी है और दूसरा राक्षसी है। एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है। एक राष्ट्र की दास्ता यानी एक देश की गुलामी दूसरे भाग में आती है, यानी ये राक्षसी शक्ति है। यानी तुम्हारा जो दिमाग है उसमें गलत बातें आ रही है, यानी दूसरों को गुलाम बनाना ये एक गलत है। यानी राजनीतिक विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। ये उचित नहीं है कि हम किसी दूसरे देश को गुलाम बनाएं। यह बुरी बात है। यह राक्षसी शक्ति हमें उत्तेजित करती है, यानी कि हम दूसरों को गुलाम बनाएं। एक राष्ट्र जो
उचित ठहराता है, ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। क्या है बच्चों? पाप का भागी है वो। यानी अगर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को गुलाम बना रहा है तो ईश्वर की दृष्टि से वो क्या है? पाप का भागी है। यानी जो दैवी शक्ति होती है वो किसी को गुलाम नहीं बनाती, और यह ईश्वर की दृष्टि से गलत है। तो उसी प्रकार स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको कोई बदल नहीं सकता, और वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस प्रकार तिलक जी ने अपने भाषण में कहा। चलो अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कि तिलक जी ने और अपने भाषण में क्या कहा। चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि तिलक जी ने अपने भाषण में क्या कहा। परिच्छेद क्रमांक 3 में देखते हैं। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है। यानी तिलक जी ने जो है अपने बात से कहा, अपने भाषण में कहा कि कुछ लोगों में अपने मन में क्या चल रहा है, अपने मन की बातों को बताने में साहस होता है। वो साहस करके अपने मन की बात बता देते हैं, लेकिन कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ। यानी कि कुछ लोगों में साहस होता है तो वो अपने मन की बात कह देते हैं, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता तो अपने मन की बात नहीं कह पाते। राजनीति और धर्म, राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। यानी कि शिक्षा का एक भाग है। क्या है? राजनीतिक और धर्म, ये दोनों क्या है बच्चों? शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है। यानी धार्मिक शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा ये अलग अलग नहीं है। यद्यपि विदेशी शासन के कारण ऐसे प्रतीत होती है कि राजनीति के विज्ञान के सभी दर्शन समाये हैं। यानी ऐसा विदेशी लोग कह सकते हैं, विदेशों में ऐसा हो सकता है कि राजनीति जो है एक विज्ञान जो है उसका अलग हो सकता है, लेकिन यह धर्म शिक्षा और राजनीतिक ये दोनों अलग नहीं है। ये दोनों जो है हमें शिक्षा के अंतर्गत ही मिलते हैं। यानी हमें अगर शिक्षा मिलती है तो हमें ये दोनों चीजों का ज्ञान हो जाता है कि धर्म क्या है और राजनीति क्या है। तो इस तरह यह शिक्षा से अलग नहीं है। इस प्रकार तिलक जी ने अपने भाषण में हमें बताया। यानी धर्म हमसे अलग नहीं है, और शिक्षा ये शिक्षा का एक भाग है। चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, उर्दू, सिख, ईसाई, ये अलग नहीं है बच्चों। यह जो है हमसे जुड़ा हुआ ये शिक्षा का ही एक भाग है। राजनीति भी शिक्षा का एक भाग है, और हमें दोनों ये दोनों जो है शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार तिलक जी ने अपने भाषण में हमको बताया है। चलो आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या कहा। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। यानी इंग्लैंड जिन्होंने हम पर राज किया, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, तो वो इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसा छोटा सा देश है और उसको संरक्षण दे रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें सुशासन नहीं मिलना चाहिए? फिर वो जब हमारे सहायता से वो दूसरे देश को सहायता दे रहा है, संरक्षण दे रहा है, सुरक्षित कर रहा है, तो वो कैसे कह सकता है कि हम सुशासन नहीं कर सकते, हमें सुशासन नहीं मिलना चाहिए, यानी हमें आजादी नहीं मिलनी चाहिए। जो हमें दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं। यानी जो लोग हमें दोष देखते हैं वो लोभी प्रकृति के लोग हैं। उनका चरित्र कैसा है? लोभी है, वो स्वार्थी हैं, इसलिए वो अपना स्वार्थ साध रहे हैं, इसलिए वो हमें दोष देख रहे हैं। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। यानी इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ईश्वर हमें पालता है, जो ईश्वर हमें जिंदा रखता है, हमारी हर एक जरूरत को समय आने पर पूरी करता है, उस ईश्वर के अंदर भी दोष देखते हैं। इस प्रकार तिलक जी ने कहा। क्या कहा उन्होंने? और यानी जो ईश्वर यानी जो कृपालु है, जो ईश्वर है, जो हमें जीवन देता है, जो हमारी हर एक चीजें, हमारी हर एक जरूरतों को वक्त आने पर पूरी करता है, उस ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार तिलक जी ने कहा। क्या कहा उन्होंने? कि हमें अपने देश को आजाद कराना है और अपने देश के, अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए
कठोर प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार तिलक जी ने कहा। क्या कहा? कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश की रक्षा हो सके, उसको आजादी मिल सके। हमारे देश का हित भी उसी में छिपा हुआ है। इस प्रकार उन्होंने हमें कहा। क्या कहा? कि चाहे हम किसी भी भाषा भाषी के लोग हों, हम सब तो एक हैं और हमें अपने देश को आजाद कराना है। हमें अपने देश के भावना को, आत्मा की रक्षा करनी है और उसके लिए हमें कठोर प्रयत्न करना है। उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा करनी है, यानी हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें उस अधिकारों की रक्षा करनी है और उसी में हमारे देश का हित भी छुपा हुआ है। कांग्रेस ने सुशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया, यानी कांग्रेस ने जो है सुशासन का ये जो प्रस्ताव है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है बच्चों? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस प्रस्ताव को उन्होंने जो है पास किया है, पास करवा दिया है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यानी कि हमें स्वशासन चाहिए, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमको स्वशासन चाहिए। इस तरह उन्होंने हमें प्रेरित किया। चलो अब हम आगे देखते हैं कि उन्होंने और कौन कौन सी बातें कही हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं कि आगे तिलक जी ने अपने भाषण में क्या कहा। उन्होंने कहा, प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। यानी जो प्रस्ताव वो लाना चाहते थे, क्या प्रस्ताव लाना चाहते थे? कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस प्रस्ताव को वो लाना चाहते थे और कांग्रेस ने इस स्वशासन का प्रस्ताव पहले से पास कर दिया था। और जो अलग अलग प्रांतों में जो सम्मेलन हो रहा था वो कांग्रेस के द्वारा ही हो रहा था, उनकी ही देन है। और इस आदेश का पालन करना हमने निश्चय कर लिया है, दृढ़ निश्चय, हमने संकल्प लिया हुआ है कि हमें ये प्रस्ताव जो है लाना है, इसको लागू कराना है और इसके लिए ही हमें कार्य करना है। तो इस प्रकार किसने कहा? जो है तिलक जी ने कहा। आगे देखो, और इस प्रस्ताव को पास करने के लिए हमें मरुभूमि में ही ले जाए। चाहे इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए हमें कितनी भी कठिन मेहनत क्यों ना करना पड़े, उसके लिए चाहे हमें तो मरुभूमि यानी मरुस्थल में भेज दो, जहां पे रेगिस्तान हो, जहां पर बिना पेड़ पौधों की जमीन हो, जहां पे जल रहित यानी जहां पे जल ना हो, चारों तरफ बालू ही बालू हो, तो ऐसे स्थान पे तुम हमें भेज दो तो भी हमें चलेगा। इस प्रकार तिलक जी ने कहा कि तुम चाहे जहां भेज दो, मरुस्थल में भेज दो, मरुभूमि में, रेगिस्तान में, चाहे तुम अज्ञातवास में भेज दो, यानी हमें चाहे अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट उठाने पड़े, यानी हमें चाहे तुम अज्ञातवास में भेज दो, चाहे हमें मरुस्थल रेगिस्तान में भेज दो, चाहे उसके लिए हमें कितने भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, अंत में चाहे जान ही गंवानी न पड़ जाए, यानी अपने प्रस्ताव को पारित करने के लिए चाहे हमको अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। और ऐसा श्री रामचंद्र जी ने भी किया था। किसने किया था? इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने भी किया था। लेकिन हाँ, इस प्रस्ताव को केवल ताली बजाकर पास न कराएं, यानी केवल ताली बजाकर हमें इस प्रस्ताव को नहीं पास करना है, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप इसके लिए काम करेंगे। यानी जो हमें संविधान में लाना है, हम इस सभी हमारा ये संभव यानी प्रयत्न होना चाहिए, हम सभी संभव संवैधानिक और विविध सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। यानी जो संविधान हमें लाना है, संविधान में लाना है, उसकी जो विधि है, विधि के साथ हमें इस प्रस्ताव को पास करना पड़ेगा, स्वशासन को प्राप्त करना पड़ेगा और उसके लिए हमें कार्य करना होगा। तो इस प्रकार तिलक जी ने अपने भाषण में लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे। आगे उन्होंने क्या कहा? आगे उन्होंने कहा कि जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया उन्होंने? कि भारत के सहयोग के बिना भारत के सहयोग के, यानी जिस प्रस्ताव को हम लाना चाहते थे, स्वशासन वाला प्रस्ताव, और ये हमें संविधान में भी लाना है। और आगे उन्होंने कहा कि जॉर्ज ने जो है इस चीज को खुलकर स्वीकार किया है कि बिना भारत के सहयोग के इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। किसने कहा? जॉर्ज ने कहा कि अगर भारत देश सहयोग नहीं करता है तो इंग्लैंड नहीं चल सकता। 5000 वर्ष
पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। यानी जो हमारा देश है, जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान, उस देश के बारे में जो 5000 वर्ष पुराना जो हमने सोच कर रखा है कि भारत देश ऐसा है, वैसा है, ये है, तो वो सारी धारणाओं को हमें क्या करना है, बदलना है। हमें क्या करना है, बदलनी होगी। और फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। इस प्रकार किसने किया, भारतीय सैनिकों ने। किसने किया बच्चों, यानी फ्रांसीसी रणभूमि में, फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने, फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। इस प्रकार हमारे भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। तो हमें उन्हें बता देना चाहिए। किसको बता देना चाहिए, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, यानी इंग्लैंड को। हमें यह बता देना चाहिए कि हम 30,000 भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। इस प्रकार जो है तिलक जी ने कहा कि हम उनको बता देंगे जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, जिन्होंने ये सोच रखा है कि हमें स्वशासन करना नहीं आता, जो है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, जो इस तरह की सोच रखते हैं, तो हम 30,000 भारतीय साम्राज्य के लिए, अपनी भारत माता के लिए हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। इस प्रकार तिलक जी ने हमें प्रोत्साहित किया कि हम अपनी आजादी के लिए, हम अपनी भारत माता के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान तक गवा देंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो इस तरह तिलक जी ने अपने भाषण के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा पाठ जो है समाप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं स्वाध्याय पर। स्वाध्याय में प्रश्न क्रमांक 1 जो है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। ये क्या है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए में नंबर 1 उत्तर लिखो। उसी तरह नंबर 1 लोकमान्य तिलक जी द्वारा दिया गया नारा। उन्होंने कौन सा नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस प्रकार उन्होंने नारा दिया था। तो यह प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। 2 क्या है, विधानों को पढ़कर गलत विधानों को सही करके लिखिए। यानी यहाँ पर नीचे जो है विधान दिए हुए, जो विधान दिए, जो वाक्य दिया हुआ है वो गलत है, उसको सही करके हमें वापस से लिखना है। तो नंबर 1 क्या है, तिलक जी ने कहा कि वे यद्यपि शरीर से जवान है किंतु उत्साह में बूढ़े हैं। ये गलत वाक्य है बच्चों, इसको हम उल्टा करके लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, तो इसका उत्तर इस तरह आएगा। तिलक जी ने कहा कि वे यद्यपि शरीर से बूढ़े हैं किंतु उत्साह में जवान है। तो इस तरह हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। उसी तरह नंबर 2, प्रांतीय सम्मेलन अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों की देन नहीं है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्रांतीय सम्मेलन अंग्रेजों की देन नहीं है। प्रांतीय सम्मेलन किसकी देन है, कांग्रेस की देन है। तो इस तरह हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों चलो चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो है टिप्पणी लिखो। टिप्पणी लिखो में नंबर 1 है लोकमान्य तिलक और नंबर 2 है होम रूल। तो ये दोनों आपको टिप्पणी लिखना यानी शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना है। मैंने पाठ पढ़ाते समय थोड़ी जानकारी आपको दी हुई है और आप उस जानकारी के द्वारा और थोड़ी जानकारी आप स्वयं ही ढूंढ सकते हैं और ढूंढकर आपको ये टिप्पणी तैयार करनी है, यानी शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है और तैयार करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 कृति पूर्ण करो। प्रश्न क्रमांक 4 है कृति पूर्ण करो, जिसमें नंबर 1 है जन्म सिद्ध अधिकार की विशेषता क्या है। जन्म सिद्ध अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं जो मैंने आपको पाठ में शुरुआत में समझाया है, वो क्या है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो नंबर 1, कोई हथियार इसे काट नहीं सकता। उसी तरह दूसरा नंबर, कोई आग इसे जला नहीं सकती। उसी तरह तीसरा, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता।
और जो अंतिम चौथा है, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। तो इस तरह जन्मसिद्ध अधिकारों के बारे में तिलक जी ने अपने भाषण में हमें बताया कि कोई हथियार इसे काट नहीं सकता, कोई इसे जला नहीं सकता, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता और हवा इसको सुखा भी नहीं सकती। तो इस प्रकार उन्होंने बताया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, स्वार्थ मनुष्य को अंधा कर देता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यानी स्वार्थी मनुष्य जो है अपने बारे में ही सोचता है और स्वार्थ जो है मनुष्य को अंधा कर देता है। किस प्रकार? तो इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आपको ये सोचना है और अपने शब्दों में लिखना है। ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 क्या है? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार स्वतंत्रता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यानी स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस बारे में आप क्या सोचते हो, आपको इस पर लिखना है। तो इस तरह जो है आपको ये दोनों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद। अब आप जो है जितने भी स्वाध्याय के प्रश्न दिए हुए हैं आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।